हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ डिफाइंड एज ई इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट। अब इम्पल्स तो आप अच्छे से समझते हैं कि इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। ये रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन क्या है, आइए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। हालांकि ये डिफिनेशन अब बुकिश है, ठीक है। इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। हम लोग को क्या पढ़ना है, आइए पहले उसको भी समझ लेते हैं, फिर सारी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉल है, ठीक है। इसका मास m1 है और ये ना u1 स्पीड से जा रहा है, और दूसरा बॉल है जो m2 है और ये u2 स्पीड से जा रहा है। सोचिए u1 को u2 से ज़्यादा होना चाहिए तो जाके टकराएगा उससे। अच्छा, ये सारी बात ना कॉलिजन के रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है ना। हम लोग कॉलिजन नहीं पढ़ रहे हैं, पर एक तरीके से समझिए कि कॉलिजन के रिस्पेक्ट में ये बात हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये u1 रफ्तार से m1 बॉल जा रहा है, m2 बॉल u2 रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये इसको जाके ठोकेगा, टकराएगा, आई मीन कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करने के बाद इसका कुछ रफ्तार चेंज करके आएगा, मान लीजिए v1, और इसका जो रफ्तार होगा m2 बॉडी का भी कुछ रफ्तार चेंज करके आएगा v2। तो ये कितना टकराने के बाद कितना वेलोसिटी इसका होगा, कितना इसका होगा, ये जो डिसाइड करेगा ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ई करेगा। कॉलिजन के बाद कितना वेलोसिटी वो गेन करता है, फॉर्म कितना गेन करता है, वो ये ई डिसाइड करता है। आइए थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, ये रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन को आप समझिए पहले, तो थोड़ा फील करने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक ऐसे है। इसका कुछ रफ्तार है u1 है और इसका u2 है। ऑफ कोर्स u1 इज़ ग्रेटर देन u2 लेंगे हम लोग। ये जाके टकराए, जिस समय टकराए उस समय के बारे में सोचिए। यहाँ पर सोचिए, ये इस पे फोर्स नॉर्मल लगा रहा है इस तरफ, ये इस पे फोर्स लगा रहा है नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स है तो सोचिए ये क्या कर रहा है, इसको डिफॉर्म कर रहा है। डिफॉर्म करना मतलब इसका फॉर्म बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कॉलिजन में तो फॉर्म बिगड़ेगा ही ना। हाँ, अगर ये रिजिड होगा तो अपने को नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन अब थोड़ा सा सोचिए, अगर आप एटॉमिक लेवल पर देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा, तो आपको दिखेगा कि इसका शेप थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है। तो जब दो बॉडी कोलाइड करता है, ठीक है ना, दो बॉडी कोलाइड करे या एक ब्लॉक मान लीजिए एक सरफेस पे आके कोलाइड करे, फिर भी ये दो बॉडी हो गया, खैर चलिए। तो अगर ये एक दूसरे से कोलिजन करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। ये जो लाइन ऑफ कोलिजन में जो फोर्स लगेगा, इसके कारण ना इनमें डिफॉर्मेशन होता है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, ये तो पक्का है। डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और डिफॉर्मेशन होते होते मैक्सिमम डिफॉर्मेशन भी होगा। लेकिन डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, सोचो। जब कॉलिजन होकर के बॉडी हटेगा तो ये अपने शेप को रीगेन करने की भी कोशिश करता है। मतलब डिफॉर्मेशन होने के बाद मान लो ये इतना डिफॉर्म हो गया था और ये इतना डिफॉर्म हो गया था, तो जब अलग होगा तो ये कोशिश करेगा कि हम वापस अपने शेप को रीगेन करें। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, कॉलिजन के बाद ये अपना शेप कितना रिफॉर्म कर पाता है, यानी टकरा के जब हटेगा तो कितना रीगेन करके रिफॉर्म करके अपना शेप हट पाता है, यही कौन डिसाइड करता है, ई डिसाइड करता है। फिर से एक बार, अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहा है तो जहाँ पे कॉलिजन होगा तो उस सरफेस पे इन दोनों में डिफॉर्मेशन आएगा, ये पक्का है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस पे। अब ये डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। उसके बाद जब ये बॉडी हटेगा, अच्छा ये सारा बहुत ही कम समय होता है, क्योंकि कॉलिजन में तो ऐसा नहीं लगता ना टकरा के 10 सेकंड बैठे फिर हटे, ऐसा तो नहीं होता। कॉलिजन तुरंत लगता है, यहाँ पे बॉल पटकाया तुरंत उठा, है ना। तो इतना कम समय में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो बॉडी डिफॉर्म करता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस होता है वहाँ पे, और डिफॉर्म करने के बाद वो कितना अपना वापस शेप को रिफॉर्म कर पाता है, अपने फिगर को रिफॉर्म कर पाता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये ई करता है। तो तुम एक तरीके से कह सकते हो कि ई क्या है, जो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है उस कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट। उम्मीद करते हैं हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को ये बात। तो ई जो है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे, ठीक है। ओके, अब इसको समझते हैं। ये जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो बुकिश डिफिनेशन है जिसको हम समझा दिए। m1 m2 और मान लीजिए m1 m2 का दो ऑब्जेक्ट है, बॉल है, और एक u1 रफ्तार से एक u2 रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, जहाँ u1 ग्रेटर देन u2 है। तो कॉलिजन के बाद इनका रफ्तार अगर v1 v2 हो जाता है तो इसमें e का क्या रोल है, क्या इसके बीच में कैसा रिलेशन है, वो देखते हैं। तो e इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन मॉड u1 माइनस u2, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा ये फॉर्मूला जो है अलॉन्ग द लाइन ऑफ कॉलिजन काम करेगा। ये लाइन ऑफ कॉलिजन क्या है सर, बस थोड़ी देर में बात करेंगे उस पर, ठीक है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि ई क्या है। तो ई अपने को पता चला अभी, ई क्या, मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, उसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है।
अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो ई चेंज करेगा, और ई ही डिसाइड करेगा कि कितना रिफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन है यहाँ पर, आप समझ लीजिए, ई बराबर अगर 1 हो तो हम मानते हैं कि जो कॉलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। और अगर ई इक्वल्स टू 0 होता है तो हम मानते हैं कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। अभी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा फील आपको मिलेगा कॉलिजन में। अभी कॉलिजन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बस कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये पढ़ रहे हैं। ये समझ लेंगे तो कॉलिजन स्टार्ट करेंगे तो आपको तकलीफ कम होगा, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू अगर 1 हो तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ई इक्वल्स टू 0 हो तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इसका मतलब ये है कि अगर ई बराबर 1 हुआ ना, ध्यान सुनो, अगर ई बराबर 1 हुआ तो ये जो हम रीगेन करने का बात करते हैं, कितना रीगेन करेगा, ये पूरा का पूरा रीगेन कर लेगा। टकराया पहले जितना था डिफॉर्मेशन से पहले उतना रीगेन करके अगर आ जाए तो हम मानते हैं कि इक्वल्स टू 1 है। टकराया और रीगेन ही नहीं कर पाया, उसको बोलेंगे इक्वल्स टू 0। सर ऐसा हो सकता है क्या? सर हाँ हो सकता है। सोचो, अगर मान लो कि वेट क्ले, गीली मिट्टी ले लो और गीली मिट्टी को तुम इस सरफेस पे ऐसे फेंक दो, ठीक है, गीली मिट्टी से फेंक दो तो क्या होगा, ये ऐसे करके चिपक जाएगा। तो जो डिफॉर्मेशन हुआ क्या रिफॉर्म कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो यही इक्वल्स टू 0 को तुम कह सकते हो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, और इक्वल्स टू 1 को तुम कह सकते हो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि ये इक्वल्स टू 1 का चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये रिफॉर्मेशन होने का मतलब क्या होता है। चलो एक मान लो बॉल है, ठीक है। अब अगर इसको ना हम सरफेस पे फेंकें, ऊपर से कुछ वेलोसिटी से फेंकें, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से नहीं, सॉरी, इसको ड्रॉप किए तो ये आया यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ h हाइट से गिरा है। तो फिलहाल शॉर्ट में ये समझो कि जैसे h हाइट से अगर गिरा है, यहाँ से ड्रॉप किए थे, अगर ये रेस्ट में था इसको ड्रॉप किए थे यहाँ से, तो तुम काइनेमेटिक्स से समझते हो कि नीचे आएगा तो इसके पास रफ्तार कितना हो जाएगा, √2gh। अब अगर ये टकरा के ना ये √2gh रफ्तार से ही चला गया, जितना से टकराया था उतने ही रफ्तार से अगर वापस गया तो हम बोलेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। और सोचो अगर उसी रफ्तार से वापस गया जितने से टकराया था तो फाइनली ये उसी हाइट को अटेन करेगा जितने हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था, ठीक है। तो ऐसे कॉलिजन को हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो कॉलिजन हो रहा है ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। लेकिन सोचो भाई वेट क्ले वाला बात, ठीक है, अगर वेट क्ले को तुम यहाँ से फेंकते हो h हाइट से तो ये h हाइट से गिरा, चिपक के वहीं रह गया, ठीक है ना, नो रिफॉर्मेशन, ठीक है ना, टकराने के बाद कोई वेलोसिटी इसको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ई 0 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आई होगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं ना ये लाइन ऑफ कॉलिजन क्या है, लाइन ऑफ मोशन क्या है। तो लाइन ऑफ कॉलिजन क्या है, लाइन ऑफ मोशन क्या है, लेट्स सी। ऐसे समझिए कि चलिए मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक या बॉल है, u1 रफ्तार से आ रहा है और दूसरा बॉल है ये u2 रफ्तार से आ रहा है, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पर जब ये टकराएगा तो इसका भी रफ्तार इधर ही है, इसका भी रफ्तार इधर ही है, तो हम कहेंगे ये लाइन ऑफ मोशन है। तो वेलोसिटी से पता चल जाएगा लाइन ऑफ मोशन। लेकिन सोचो जो ये इस पर टकराएगा तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा नॉर्मल, और ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन है ना, ये नॉर्मल का डायरेक्शन क्या बताता है, लाइन ऑफ कॉलिजन बताता है। एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा ऑब्लिक जैसा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा और बेहतर। देखो जैसे मान लो ये है दूसरा ब्लॉक बॉल, ठीक है, और यहाँ ग्राउंड पे एक दूसरा रखा हुआ है, ठीक है। सोचो यहाँ से कुछ वेलोसिटी से तुम फेंके इसको इस पे, तो क्या करेगा, इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसा है, इसके अलॉन्ग मोशन कर रहा है, देखो मोशन इसके अलॉन्ग हो रहा है, ध्यान समझने की कोशिश करो। लेकिन लाइन ऑफ कॉलिजन कौन सा है, अब इसी को ये मत कहते ना, समझते हैं इसको। देखो जब ये यहाँ पे टकराएगा ऐसे, सॉरी एक सेकेंड इसको हटा दो, ऐसे समझो, अकेले एक बॉल से समझो। यहाँ इसका लाइन ऑफ मोशन क्या है, देखो ये वाला है, ये मान लो ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड पे आके टकराएगा तो ये इसका लाइन ऑफ मोशन है। लेकिन जब ये यहाँ पे टकराएगा इस जगह पर, तो सोचो इस पर नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर ना, इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो लाइन ऑफ कॉलिजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे सोच के देखो ना, जब ये आएगा तो सरफेस पे फोर्स तो ऐसे नहीं लगाएगा ना, सरफेस पे फोर्स ऐसे ही लगाएगा ना, तो कॉलिजन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो लाइन ऑफ कॉलिजन ये वाला होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चंस के दौरान और बेटर समझ में आएगा। तो चले एक इलस्ट्रेशन लेते हैं एक दो, जिससे ई का थोड़ा सा डर भय खत्म हो। ओके, हमारे पास एक बॉल है, इसको वी नॉट रफ्तार से
इसको वी नॉट रफ्तार से हम लोग नीचे गिराए, ठीक है, फेंके। यहाँ पे ज़मीन है अपना, अर्थ मान लो ना इसको, ये अर्थ है अपना। अपने को बोला अगर इफ कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, अभी तुरंत ई को देख के आए हो तुम, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन फॉर बॉल एंड अर्थ, कॉलिजन तो बॉल और अर्थ के बीच में ही हो रहा है ना, तो उसी के लिए दिया हुआ है। फॉर बॉल एंड अर्थ इज ई, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। और अगर तुम मेरे से इम्पल्स और मोमेंटम पढ़ के आए हो पिछले क्लासेस में, तो तुमको पता है कि जस्ट आफ्टर क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सोच के देखो, इसको u1 मानोगे तो ये u1 हो गया समझने के लिए, ठीक है। इसको u1 अगर मानोगे तो हाँ, इसको u1 मान लो, और ये u2 बराबर कितना है? 0। अर्थ थोड़ी चल रही है, मतलब उस सेंस में नहीं, यहाँ पे जब टकरा रहा है तो ग्राउंड थोड़ी चल रहा है। और टकराने के बाद यहाँ से जब टकरा गया, टकराने के बाद इसका रफ्तार यहाँ पे कितना है मेरे को नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? v1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका तो पता है, ये तो भाई से टकराने के बाद भी 0 होगा, तो जो ई कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ v2 माइनस v1 करते हो ना, अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। चलो ई तो पता है, ई गिवन है कि ई ही है, तो ई को लिख दो। v2 टकराने के बाद कितना होगा? 0 माइनस v1 तो पता नहीं है, v1 तो पता ही नहीं है, इसको निकालना है, इसको रहने दो। अपॉन कितना हो जाएगा ये? u1 माइनस u2, तो u1 कितना है अपना भाई? v0 है, ठीक है। और नीचे की ओर है, देखो u1 ना नीचे की ओर है, v0 नीचे की ओर है, तो अगर हम नीचे वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं तो हमारे लिए नेगेटिव ऊपर वाला होगा, हम इसको प्लस में लिख रहे हैं यहाँ पे v0। और माइनस फॉर्मूला में u2 है, तो u2 क्या है? 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ई का एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, तुम ध्यान से देखो, 0 माइनस v1 यानी माइनस v1 अपॉन v0, यानी v1 टकराने के बाद जो आया वो कितना आया? माइनस v0। अच्छा, हम यहाँ पे मॉड नहीं लगा, सॉरी, अगर तुम मॉड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ev0, यानी स्पीड हो जाएगा तुम्हारा कितना? ev0। लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो v1 का वैल्यू होगा, जो v1 का डायरेक्शन होगा वो ev0 होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा v0 के। और v0 का डायरेक्शन किधर पाने थे हम लोग? पॉजिटिव, नीचे, तो इसका मतलब उसका अपोजिट किधर हो जाएगा? ऊपर, जो विच मेक्स सेंस है कि नहीं। नीचे टकराएगा तो कोई भी बॉल किधर जाएगा? ऊपर की ओर ही जाएगा। अब एक रिलेशन यहाँ पे याद रखो, रिलेशन कह रहे हैं, एक रिजल्ट याद रखो यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट सा जो तुमको साथ देगा हमेशा, कि अगर मान लो ये देखो, ये तो फिक्स्ड था ना, अर्थ तो फिक्स्ड था, तो अगर मान लो कोई फिक्स्ड सरफेस हो, फिक्स्ड वॉल हो, और उसके सामने ना कोई m मास का क्या, सिंपली समझो ना, कोई मास का, अगर u रफ्तार से आए, ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन e हो, तो कॉलिजन के बाद जो ये रिटर्न करेगा, बाउंस बैक करेगा, ये EU रफ्तार से करेगा, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखो। चलो अब हम लोग इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं आगे एक और इलस्ट्रेशन में। एक बॉल है, इसको ड्रॉप किए, ठीक है, h हाइट से। ये बहुत अच्छा सवाल होने वाला है, ठीक है। इसको h हाइट से ड्रॉप किए, तो जब h हाइट से ड्रॉप करोगे तो क्या होगा? ये गिरेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा? सोचो ध्यान से ज़रा सा, फिर ऊपर जाएगा, है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मान लो e गिवन है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है? e, इस कॉलिजन के लिए। सोचो क्या होगा? सेम हाइट तक तो नहीं जा पाएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये कुछ कम हाइट तक जाएगा, मान लो h1 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से जब ये नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से टकरा के जब ऊपर जाएगा, तो कुछ h2 हाइट तक जा पाएगा। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ पा रहा होगा, क्योंकि हर कॉलिजन में क्या हो रहा है? ई होने के कारण, ई की वैल्यू तो गिवन नहीं है कि 1 है, कुछ ई गिवन है, तो ई होने के कारण इसका रफ्तार घटेगा, है ना, हर बार। और हर बार रफ्तार घटेगा टकराने के बाद जब ऊपर चढ़ते समय, तो हर बार कुछ कम हाइट तक जाएगा। तो सोचो ऐसे ही करते 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 एक बार आएगा जब ये क्या करेगा? इसका मोशन रुकेगा। तुमसे सवाल यही पूछा है कि फाइंड टाइम व्हेन मोशन ऑफ बॉल स्टॉप्स, ठीक है। तो चलो इस सवाल को करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, अगर h हाइट से नीचे आया है तो इस ब्लॉक का रफ्तार कितना होगा? हम सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, समझो।
इसका रफ्तार कितना होगा यहाँ पर, √2gh सिंपली। और ये ग्राउंड है ना, फिक्स्ड ग्राउंड है। तो अभी तुम तुरंत क्या पढ़े थे, अगर ग्राउंड पे u रफ्तार से टकराता है तो टकराने के बाद कितने रफ्तार से ऊपर जाएगा, eu। तो सोचो अगर e रफ्तार से ये आया था तो टकरा के कितने रफ्तार से जाएगा, e√2gh। और ये वाला h लेना है कि नहीं, क्योंकि ये रफ्तार जो है इस रफ्तार में ये वाला h आया है, तो e√2gh से ऊपर गया। अच्छा फाइनली जाकर तो क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनली यहाँ पे तो रेस्ट में आ जाएगा ना, तो अगर रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना, जीरो। चलो h1 भी निकाल लो। तो अगर u√2gh v अगर जीरो है और अपने को s इक्वल्स टू h1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a तो पता ही है अपना g होता है ना, -g होता है। तो क्या हो जाएगा, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as से जीरो इक्वल्स टू √2gh का स्क्वायर 2gh माइनस 2g h1। तो तुम ध्यान से देखो क्या आ जाए, ये क्या कर रहे हैं, हाँ v जीरो है और u का एक्सप्रेशन है √2gh, राइट। तो e हाँ e सॉरी e√2gh, हम भी सोचे क्या हो रहा है, e√2gh का होल स्क्वायर कितना होगा, जीरो इक्वल्स टू e² इंटू 2gh माइनस 2gh1। तो तुम ध्यान से देखो 2g कट जाएगा और h1 इक्वल्स टू आएगा क्या, e² h। ध्यान से इस रिजल्ट को देखो, बार बार अब इसको यूज़ करेंगे हम, इसी को बार बार नहीं करेंगे। तो h1 कितना हो गया, e² h। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो जब यहाँ से गिरा तो सेम तो वही सीन हो गया, जो यहाँ से ड्रॉप हुआ था वैसे ही कुछ ड्रॉप करने वाला सीन हो गया। ये h हाइट आया था, ये h1 हाइट आया था। सोचो अगर ये h1 हाइट आया था तो h1 हाइट पर टकराने के बाद इसका रफ्तार कितना रहा होगा, 2gh1। तो ये जो ऊपर जाएगा कितने से जाएगा, e√2gh1 है कि नहीं। और जो इसका हाइट होगा h2 वो कितना होगा, e² h1 है कि नहीं। जैसे h1 e² h आया, h2 कितना आ जाएगा, e² h1। ठीक है, देखो चूंकि तुम्हारे पास ये फीचर है कि रिकॉर्डेड वीडियो, तुम इसको बैक करके देख सकते हो। तो डायग्राम कितना भी गंदा हो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको बैक करके देख लेना, पीछे रिवाइज कर लेना। तो h1 इक्वल्स टू जैसे e² h आया, उसी तरीके से h2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e² h1 आएगा। और ऐसे जब तक वो जीरो नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, है कि नहीं। मेरे से पूछा कि टाइम बताइए भाई कितना लगेगा उसको नीचे आने में। सोचो जब ये पहला बार नीचे टकराया था, ध्यान सोचो, जब पहला बार नीचे टकराया था तो टाइम कितना लगा होगा। अगर तुमको थोड़ा सा आता है मोशन अंडर ग्रेविटी तो तुम जानते हो कि जब ये नीचे आएगा तो टाइम उसको लगेगा पहला बार नीचे गिरने में √2h/g। h हाइट से नीचे आया था, ये तो एक ही बार हुआ। अब इसके बाद देखो बाकी जितना भी मोशन है ना वो दो बार हुआ है, हर बार दो बार हुआ है। तो √2h/g अब प्लस इसको देखो क्या लिखे हो, यहाँ h हाइट से नीचे गिरने में अगर इसको समय √2h1/g लगाए तो जाने में भी वही लगेगा। इसका मतलब तुम लिख सकते हो इस टाइम को 2 टाइम्स √2h1/g प्लस 2 टाइम्स √2h2/g और ऐसे अप सो ऑन टू चलता रहेगा, है कि नहीं। अब चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। √2h/g यहाँ पर इसको, और ये 2, अच्छा हम देखो ये सब क्यों किए थे, ताकि h1 h2 के टर्म्स में ही ये h आ जाए सारा। तो कितना हो जाएगा, 2 ठीक है, √2 h1 कितना है, e² h। देखो थोड़ा समझना, h2 कितना था, e² h1, पर h1 क्या है, e² h। यहाँ फिर से बता दे रहे हैं, h2 इक्वल्स टू e² h1, पर h1 क्या है, e² h। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, e⁴ h/g, है कि नहीं। यानी सोचो अगर तुम ऐसे करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, e⁴ है, e⁴ है, e⁴ होगा, ऐसा होता चला जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2h/g प्लस, तो कॉमन ले लें क्या, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर कॉमन ले लेते हैं बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा देखें, 2√2h/g अगर बाहर ले लें तो e² से बाहर आएगा 2 e आएगा और 2e है ना, ये आएगा 2e प्लस यहाँ आ जाएगा 2e² तो 2e³ सब आएगा। तो सोचो अगर ये ऐसा आते चलेगा तो क्या करेंगे इसको, √2h/g 1 प्लस, देखो यहाँ पर हम लोग 2 को भी कॉमन दे सकते हैं अगेन, राइट, 1 2e, ये
यहाँ पे भी 2 ही है, सॉरी मिस हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें कि 2 कॉमन ले लेते हैं, हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ई प्लस, हाँ ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस अप सो ऑन टू, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर तुम इस सीरीज को देखो तो तुम पहचान पाओगे। अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो तो तुम देखोगे कि ये जीपी है, और अगर नहीं जानते हो तो हम तुमको बता देते हैं, ठीक है। देखो अगर ऐसा सीरीज हो ना, जैसे एपी में पढ़ते थे ना कि A2 माइनस A1, अरे ये A1 A2 A3 अब सो ऑन टू होता था, तो A2 माइनस A1 को कहते थे ना कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है ना, कॉमन रेशियो निकलता है, कॉमन डिफरेंस नहीं निकलता। मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। यानी देखो ई स्क्वायर को अगर तुम ई से डिवाइड करोगे तो ई आएगा, ई क्यूब को ई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ई आएगा, फिर अगला टर्म E⁴ होगा तो उसको ई क्यूब से डिफाइन करोगे तो डिवाइड करोगे तो ई आएगा। यानी यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है, ई आ रहा है। और जैसे वहाँ पर समेशन होता था ना, एपी में भी समेशन का एक फॉर्मूला होता था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर में ना यहाँ पर भी ऐसे टर्म्स का क्या होता है, समेशन जो होता है। अच्छा वैसे तो इसका तो गिनती नहीं है, तो इन्फानाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो इसका जो समेशन होता है वो फॉर्मूला होता है क्या, A/1 - R, हाँ शायद यही होता है अगर हमको सही ध्यान है तो। जो समेशन होगा ये कितना हो जाएगा, A/1 - R, ठीक है, क्योंकि इसका तो गिनती नहीं है ना कब तक जाएगा ये। तो इसका होता है A/1 - R। ए फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 1 तो 1 है, और R तुमको पता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो है। तो 2H/G, यहाँ पर तुम डालो 1 + 2, इसको ब्रैकेट में क्या डाल सकते हो, देखो फर्स्ट टर्म E है, 1 - R क्या है, E ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, इस सबको मिटा रहे हैं, यहाँ ले आएंगे इसको, √2H/G, ये 1 - E ऊपर आ गया, प्लस 2E अपॉन 1 - E। तो 1 + E/1 - E, हाँ आ गया यहाँ पे। तो जो टोटल टाइम लगा देखो कितना आया, √2H/G 1 + E अपॉन 1 - E, ये है तुम्हारा टोटल टाइम। यहाँ पे अब देखो एक और चीज़ पूछा जा सकता था, पहले हम उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया हो, अगर दिक्कत हो तो थोड़ा बैक करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक सवाल पूछा जा सकता है तुमसे, क्या कि डिस्टेंस बताइए क्या है, राइट, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसमें। तो चलो देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एक्चुअली ईजी है, ये टिपिकल नहीं है अगर तुम ध्यान से देखो तो। जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको मान लीजिए अपने को टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या था, अरे h था ना, h, उसके बाद क्या था 2H1 + 2H2 प्लस अप सो ऑन टू 2H3, ऐसे करते जाओगे है ना, तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो कोई बड़ा बात नहीं है, h तो गिवन था अपने को, और 2H1 कितना हो जाएगा, H1 कितना था, H1 था अपना, अभी तो जस्ट हम लोग निकाले थे ना H1 को, E² कुछ H आया था, प्लस ये कितना था E⁴H आ जाएगा, है ना। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे फिर से सीरीज वीरीज बनेगा, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पे, कि मान लीजिए m मास का 2 kg का एक ब्लॉक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे ऐसे फेंका गया, और ये ज़मीन है। अच्छा ये बहुत ऊपर से नहीं फेंका जाता, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ये कह लो टकरा रहा है, ठीक है, टकराने का स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ ऐसा समझ लो, या कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है ऐसा समझ लो, ठीक है। और ये रेस्ट में है, नीचे नीचे वाला सरफेस जो रेस्ट में है, और इसका जो ई है 1/2, ठीक है। आओ चलो अब ई को लगाना सीखते हैं हम लोग। अब यहाँ से टकरा के ये 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा ना, तो अच्छा टकराने का जो टाइम है, ध्यान से सुनो, टकराने का जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल ये ले रहा है वो 10⁻³ सेकेंड है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड एवरेज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन बॉल। देखो सवाल बहुत आसान है एक्चुअली, ठीक है, और ऑफ कोर्स शुरुआत में आसान सवाल ही कराएंगे। तुम ऐसे समझो कि देखो जब वो m मास का ब्लॉक जो है, ये मतलब बॉल जो है, ये ज़मीन से जो टकरा रहा है, तो टकराने में कितना समय लेता है, बहुत कम। जब ये 10⁻³ जैसा कुछ देखते हो तो पिछले लेक्चर से कुछ इम्पल्स जैसा नहीं याद आता है,
और सोचो जब इम्पल्स जैसा आता है डेल्टा टी, तो तुमको क्या याद आना चाहिए कि सर हमको याद आना चाहिए कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल एफ डी टी होता है। तुमको और एक चीज़ याद आना चाहिए कि जो एफ डी टी था यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कौन काम करेगा, वो नॉर्मल काम करेगा यानी एन डी टी, और यहाँ से क्या मांगा है, एवरेज नॉर्मल फोर्स मांगा है। तो तुमको उसी क्लास से याद आता होगा कि हम यहाँ पे बोले थे इसको एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी लिखा जा सकता है ना। अगर पूरे में कांस्टेंट फोर्स मान लो जो लग रहा है इम्पल्सिव फोर्स वो कांस्टेंट है, तो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला में तुम यही लगाने वाले हो, डेल्टा पी इक्वल्स टू एन एवरेज इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी गिवन है, एन एवरेज निकालना है और डेल्टा पी तुमको पता चल जाएगा। कैसे सर, अरे सोच, इसका रफ्तार यू मालूम है ना, और फाइनल तो तुमको पता चल जाएगा टकराने के बाद। अभी ई के फॉर्मूला से तुम लगा के निकाल लोगे तो चेंज इन मोमेंटम वहाँ से पता चल जाएगा। तो चलो इस सवाल को अब कर लेते हैं जल्दी से। ओहो, अरे क्या हुआ भाई साहब। हाँ देखो, तो क्या हो जाना है, डेल्टा पी इक्वल्स टू पहले पी टू माइनस पी वन, राइट। पी टू कितना है, वो वेलोसिटी तो निकाले ही नहीं है, सॉरी। चलो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं टकराने के बाद। ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये रेस्ट में है ना, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ये 10 से आया ना, तो अभी क्या बताए थे कि टकराने के बाद जो ऊपर जाएगा वो EU से जाता है। ई कितना, हाफ इंटू 10, यानी ये तो भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड से जाएंगे। ओ टेंशन नहीं खत्म। तो सोचो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, P2 माइनस P1, और P2 कितना हो गया, 5 गुना मास है इसका 2 kg, तो 5 गुना 2 10 माइनस, अब P1 कितना है, 2 गुना 10 20, नीचे की ओर है तो माइनस 20 ले लो। ये कितना, 10 और प्लस 20 यानी 30 kg मीटर पर सेकेंड तुम्हारा डेल्टा पी है। और तुमने बताया कि डेल्टा पी इक्वल्स टू सर नॉर्मल एवरेज इंटू डेल्टा टी, यानी 30 इक्वल्स टू एन एवरेज इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी एन एवरेज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी 30,000 न्यूटन ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा एवरेज। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला गया कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, और यहाँ पर ये जो है एक वॉल है, वॉल नहीं तुम रिजिड बॉडी कह लो, बट इस बार इसके पास रफ्तार है। ठीक है, इस बार इसके पास रफ्तार है, तो इस बार EU मत कर देना, ठीक है। और E का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1/3। आपसे बोला गया कि जब ये 5 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है, टकराएगा, तो आफ्टर कॉलिजन, अच्छा तुम सोचोगे सर वॉल कैसे चल रहा है, देखो ये हैवी बॉडी है, इसको ऐसे समझो कि तुम ना एक साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रक है, ट्रक तो जाएगा ना, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, तुम 50 से है तो क्या ठोक दो, मर जाओ, उससे क्या, ट्रक तो को अफेक्ट थोड़े होने वाला है कुछ। तो वही पॉइंट है ये यहाँ पे ना, इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये वॉल है और वॉल 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और तुम इससे जाकर के अगर टकरा भी गए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है आफ्टर कॉलिजन वॉल मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। Wall moves with same velocity. Find velocity of ball after collision। मतलब कॉलिजन के बाद जो बॉल की वेलोसिटी होगी क्या होगी बताना है। सिंपल सी बात है, ई दिया हुआ है ना, पहले ई लगा लो। तो ई कितना है, ई इक्वल्स टू मॉड V2 माइनस V1 माइनस U2। तो ई कितना है 1/3, V2 कितना है तुम्हारा, ये U1 है, ये U2 है, तो V2 तो वही रहेगा नीचे की ओर, यानी तुम ले सकते हो 1, ले सकते हो इसको 1 माइनस, हटाओ फिलहाल मॉड को यार, तो 1 ले सकते हो। और V1 क्या है, पहले भी 1 ही था ना इसका, तो V1 सॉरी, V1 तो ये वाला है, इसका टकराने के बाद कितना होगा, ये U1 है, लिख लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको वही, और ये U2 है। ठीक है, टकराने के बाद V2 सेम रहेगा, पर V1 अपने को निकालना है, तो यहाँ पे V1 लिख लेते हैं अपॉन U1 कितना है भाई साहब, U1 है 5, नीचे की ओर है, ऑल राइट, और माइनस U2 कितना है 1, ठीक है, नीचे की ओर है, तो 5 माइनस 1 4, तो कितना हो जाएगा 1, इसको वेक्टर के साइन में रख लो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस V1 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4/3, तो V1 इक्वल्स टू क्या 1 माइनस 4/3, 3 माइनस 4, यानी माइनस 1/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि टकराने के बाद ये 1/3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, ले ठीक है, कितने जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये अपना आंसर हो गया।
अब देखो इसका एक दूसरा मेथड है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो तो देखो दूसरा मेथड क्या है कि सोचो तुमने दीवार पे जाके बैठ गए, अरे अभी तक तो तुम ग्राउंड फ्रेम से बना रहे हो ना यार, सोचो तुम्हारे लिए 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड जा रहा है, लेकिन अब तुम इस वॉल पे आके बैठ जाओ, सोचो जरा सा, सोचो सोचो सोचो, ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तुम इस पे आके बैठ गए, तो जब तुम उस पर आके बैठ गए तो तुम्हारे लिए तो ये रेस्ट में हो गया ना। तो सोचो जो हैवी बॉडी है ये रेस्ट में हो गया, यानी ये आके तुमसे टकराया और टकरा के जाएगा, तुम रेस्ट में हो, पर इसका रफ्तार तुम्हारे लिए 5 मीटर पर सेकंड नहीं है ना, अब तुम्हारे लिए कितना हो गया, क्योंकि तुम 1 से जा रहे हो, तब तुम्हारे लिए इसका रफ्तार हो गया 4 मीटर पर सेकंड। अब टकराने के बाद इसका रफ्तार कितना होगा, ऐसा करो तो तुम लगा सकते हो, ई इक्वल्स टू लगा सकते हो यहाँ पर। अच्छा हाँ, तुम चूँकि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ई यू, है ना, तो कितना हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड, लेकिन 4/3 मीटर पर सेकंड तुम्हारे रिस्पेक्ट में है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, पर तुम इस पे जाके बैठ गए, तो तुम्हारे लिए तो ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और तुम रेस्ट में हो गए, तुम रेस्ट में हो, तुम नहीं चल रहे हो। टकराने के बाद चूंकि तुम रेस्ट में हो तो तुम्हारे लिए यू रफ्तार हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, यू कितना है 1/3 है, और 4 रफ्तार से आ रहा था, तो 4/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। लेकिन ये जो रफ्तार आया, ये जो तुमको से V1 मांगा था और तुम V1 निकाले, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाले हो, इस प्लांक के रिस्पेक्ट में, है ना, इस वॉल के रिस्पेक्ट में निकाले हो, यानी वेलोसिटी ऑफ जो ब्लॉक है वो प्लांक के रिस्पेक्ट में निकाले हो, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लांक, ऐसा कर सकते हो। अपने से आंसर तो हमेशा ग्राउंड में पूछ रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लांक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लांक। अब वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लांक तो निकाला है, कितना 4/3, और किधर है ये, ऊपर की ओर है, अगर इसको ऊपर मान रहे हो तो नीचे वाले तो नीचे वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और ये कितने से जा रहा है, 1 से जा रहा है, अपने को पता है, तो कितना -1 कर लो, तो कितना हो जाएगा 4 - 3 1/3 मीटर पर सेकंड, चूँकि ऊपर वाले को प्लस माने हो तो प्लस में आंसर आया, अगर नीचे वाले को प्लस मानते हैं तो आंसर माइनस में आता। हम उम्मीद करते हैं सही समझा पाए हैं। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।